Hello my dear friends, a very warm welcome to our series of current affairs cut short. दोस्तों जो आज का टॉपिक है दैट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3D प्रिंटिंग. प्लीज ध्यान रखिएगा 3D प्रिंटिंग. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम UPSC prelims perspective as well as mains perspective, because in science UPSC is very much concerned about the upcoming technologies and 3D manufacturing will be the next gen technology which can revolutionize the way we manufacture all the things. ठीक है, जितनी भी चीजें आप आज के डेट में मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो, हर चीज को बनाने के तरीके को वो मैन्युफैक्चर कर सकता है. ठीक है, अब देखो 3D प्रिंटिंग हो सकता है आपको एक सेकंड के डाउट में भी डाल दे वर्ड, लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग शुड बी वेरी क्लियर. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है अभी हम बताते हैं, देखते हैं आगे लेक्चर में. सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए. तो आई एम डी प्रकाश. ठीक है, मुझे आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो @dprakash03 और साथ ही साथ प्रेप शिक्षा _सक्सेस इज आवर ऑफिशियल चैनल. वहां आप ज्वाइन कीजिए. रेगुलरली अपडेट्स और जो भी मटेरियल आपको रिलेटेड चाहिए आप वहां रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपडेटेड भी रह सकते हैं. आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं d.prakash@prepshiksha.com पे. दोस्तों देखो, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस. बट उससे पहले जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन जो मैं हमेशा डिस्कशन की शुरुआत में देता हूं ताकि आपको एक फीलर आए. ठीक है, तो सबसे पहले आज का सवाल है दैट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल लेवल कैन बी अप्लाइड टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कार मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस सेक्टर एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन. ठीक है, और इसी की तर्ज पे आप खुद देखिए, पिछले साल भी इवन 2020 में AI पे बेस्ड सवाल पूछा गया था. ऑलमोस्ट सिमिलर लैंग्वेज थी, कोई डिफरेंस नहीं था. ठीक है, तो अब आप मुझे वीडियो पॉज कीजिए और खुद से एक बार बताइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है. वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर दूंगा आपको, है ना, और वहां पे आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो सबसे पहली बात होती है कॉन्टेक्स्ट की. यूपीएससी का कोई भी मतलब सवाल आता है तो सबसे पहले हमें समझने की क्या जरूरत है कि वो क्यों न्यूज में था. ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अपनी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट टू विल हैव टू रिलीज सम स्ट्रेटेजी और व्हाइट पेपर और रेगुलेशन लॉ, डेफिनेटली, है ना. तो इस संदर्भ में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज प्रिपेयर्ड अ स्ट्रेटेजी पेपर टाइटल्ड नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. ध्यान रखना, नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. दोस्तों यहीं पे एक सवाल बनता है आपका, what they will write it, they will give, instead of Ministry of Electronics and Information Technology, they will give it as DST. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और समथिंग लाइक दैट दे विल गिव. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही रख देगा. ठीक है, तो ये एक सवाल बनता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने निकाला है और ये कोर किसका टॉपिक है? साइंस का टॉपिक है. ठीक है, तो इसीलिए. ठीक है, अब देखो सबसे पहले कोई भी स्ट्रेटेजी आती है उसमें एक विजन होता है, उसका मिशन होता है. ठीक है, तो यहां विजन क्या है? टू पोस्टुलेट द टीनेट्स ऑफ मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान. ठीक है, इसके अलावा ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स को भी मैक्सिमाइज करेगा, फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए, और इसी के साथ जो रिस्क एंड मिटिगेशन एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं इन सबको भी कम करेगा. ठीक है, एसोसिएटेड चैलेंजेस एंड रिस्क को भी कम करेगा जितना कम कर सके. बहुत जेनरिक है, कोई बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं है एक्सेप्ट फॉर मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान. आज की डेट में जितनी भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग या साइंस एंड टेक से रिलेटेड पॉलिसीज आ रही हैं, सब में ये दोनों के दोनों फिट होते हैं हर जगह पे. ठीक है, सो यू डू नॉट नीड टू बॉदर अबाउट वेदर टू राइट और नॉट, यू कैन सिंपली एंटर दीज थिंग्स. ठीक है, जब भी मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान लिख के आओ. साइंस एंड टेक का है तो स्पेसिफिकली लिख के आओ. ठीक है, इसके अलावा पोजीशन इंडिया एज ग्लोबल हब फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट. दोस्तों अभी थोड़ी देर में मैं आपको डेटा दिखा दूंगा. ठीक है, इंडिया हैज ओनली 3 to 5% ऑफ एशियन मार्केट. ठीक है, एशिया के मार्केट का सोचिए 3 से 5% होल्ड करता है. वर्ल्ड में तो अभी एशिया खुद दूसरे नंबर पे आता है ना. तो सोचिए कितना पीछे है आज की डेट में इंडिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के मामले में. ठीक है, अगर आपको अभी मैं थोड़ी देर में न्यूज क्लिपिंग्स दिखाऊंगा, यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि हम बहुत पीछे हैं एज कंपेयर टू चाइना, यूएसए, यूरोप. ठीक है, वी शुड ऑगमेंट दिस टेक्नोलॉजी एंड इंप्लीमेंट इट ऑन वार स्केल. ठीक है, डेफिनेटली हमारे यहाँ जॉबलेस ग्रोथ है दोस्तों, मैं मानता हूं, और इसके कारण हो सकता है थोड़ी सी जॉबलेसनेस और बढ़े, बट इट्स नॉट लाइक कि टोटली ये मतलब जॉब्स को कम कर देगा. क्यों? क्योंकि अब इसके कारण नई तरह की जॉब्स जनरेट होगी जो कि रिलेटिवली ज़्यादा स्किल बेस्ड होंगी, है ना. तो डेफिनेटली हमें अपने HR पे तो काम करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ह्यूमन रिसोर्स पे. तो क्यों ना आज से स्टार्ट किया जाए. ठीक है, तो अभी सारी चैलेंजेस एंड एवरीथिंग देखेंगे, घबराइए मत.
चलिए विजन पढ़िए आगे। क्रिएट एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियाज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और हमें इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट वी कैन प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टुवर्ड्स इंडियन एएम स्टार्टअप्स। ठीक है, स्टार्टअप्स या जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं उनको। अब इसका मिशन देखिए, इंश्योर क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल इकोसिस्टम फॉर एएम इंडस्ट्री, इनकरेज एएम ट्रांसफॉर्मेशन एंड ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ऑफ इन द कंट्री, पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल इनोवेशन एंड रिसर्च हब फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, प्रमोट क्रिएशन ऑफ इंडियन आईपीआर, इंडियन आईपीआर को भी बढ़ाना है। ठीक है, देखो दोस्तों, जो विजन रहता है उसी के इनलाइन में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मिशंस को डिफाइन करते हैं। उसी के इनलाइन में क्या करते हैं, मिशंस को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, बहुत जेनरिक है इसलिए मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है, अब बस एक बार देखते जाइए, इसको पढ़ते जाइए साथ में मेरे। ठीक है, एएम ओवर हियर मींस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, प्लीज ध्यान रखना, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसी को हम 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं। अब 3D प्रिंटिंग क्यों कहते हैं वो भी अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा, घबराओ मत, बस बने रहो लेक्चर में। इंश्योर एडिक्वेट मीजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एएम टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, दोस्तों मैंने पहले ही बताया, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया मतलब क्या है, सब चीज सेम चीज चलेंगी। ठीक है, इंपोर्ट नहीं करना है, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना है, आईपीआर मार्केट सिक्योर करना है, हमें सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाना है, बहुत जेनरिक सब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, नर्चर डोमेस्टिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, स्टैब्लिश अ नेशनल सेंटर ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फॉर हार्नेसिंग एएम additive manufacturing transformation and driving capabilities by continuously engaging all key stakeholders। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट और जो क्रूशियल पॉइंट इसमें आता है दैट इज नेशनल सेंटर ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसके तहत ये एक सेंटर बनाया जाएगा और आप इसको एक वे हेड के तौर पे ले जा सकते हो अपने मेंस के आंसर में। ठीक है, तो ये क्या है, मिशन एस पॉलिसी का। बाकी तो बहुत जेनरिक है, बिल्कुल जेनरिक है। ठीक है, कोई डेटा ओरिएंटेड चीजें नहीं ली हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, जब मैं मार्केट ट्रेंड की बात करता हूं तो दोस्तों इंडिया बहुत पीछे है। एशियन मार्केट का भी 3 से 5% मात्र कवर अप करता है। तो वर्ल्ड मार्केट में सोचिए, अपना एशिया 28% है, तो मतलब वर्ल्ड में तो कहीं स्टैंड ही हम नहीं करते हैं। ठीक है, हार्डली 1 to 2% हम बना रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत है ग्रो करने का। ठीक है, आप खुद देखिए, चाइना एशियन मार्केट का नियर अबाउट 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है, विच इज वे अहेड। ठीक है, और डेफिनेटली चाइनीज ने एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी खेली। ओपन डोर पॉलिसी से इन्होंने बहुत लो की इंडस्ट्रीज से स्टार्ट किया, फुटवेयर, अपैरल और इस टाइप की चीजों से एसईजेड्स बनाए, एसईजेड्स को प्रमोट किया, है ना, जो कि इंडिया में रिलेटिवली फेल हो गए। रिलेटिवली फेल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो टारगेट्स थे उनको पूरी तरह अचीव नहीं किया, अचीव किया बट अंडर अचीव किया। ठीक है, तो एसईजेड्स को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोशन दिया, बहुत सारी फॉरेन से इंडस्ट्रीज आई हमारे यहाँ पे, मतलब चाइना में। ठीक है, और उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट की बजाय एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चर करना चालू किया। अब जब ऑब्वियस ही बात है, आप एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपका जीडीपी बढ़ेगा, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है ना, नेशनल इनकम भी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। उसके कारण जो एवरेज एनुअल इनकम है वो भी बढ़ने लग गई। और जो लोकल वहाँ के स्टार्टअप स्टार्ट हुए वो उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट को पहले कैप्चर किया, है ना। सेम प्रोडक्ट वो एसईजेड में जाते थे, सीखते थे और वहां से निकाल करके डोमेस्टिक मार्केट में लेके आते थे। इस कारण से उनका मार्केट भी सेव रहा और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को भी वो कैप्चर बहुत आसानी से कर पाए, है ना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ। तो इस तरह से बहुत सोच समझ के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ चाइना शुरुआत से ही चला है और आज भी चल रहा है। आज भी आप उसकी पॉलिसीज देखिए, यू विल फील ऑ, ठीक है, कि चाइना आप भले दुनिया के लिए कुछ भी हो बट चाइना खुद के लिए बहुत अच्छा है ना। अब देखिए दुबई की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, तो दुबई इज ऑल्सो नोन फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दुबई ध्यान रखना केवल तेल के लिए आज की डेट में नहीं जाना जा रहा है, आज की डेट में वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जा रहा है। मतलब जो बिल्डिंग, जितनी अच्छी से अच्छी बिल्डिंग सोच सकते हो वो यहाँ पे है। टूरिज्म के लिए ये अपने आप को ऑगमेंट कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को रीवैम्प कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि टूरिज्म आपको कहीं का भी जाना हो, किसी भी तरह का टूरिज्म चाहिए हो, यू विल फाइंड इट इन दुबई। और दुबई नहीं, सबसे बड़ा मतलब करिश्मा किया, दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड कॉमर्शियल बिल्डिंग कहाँ पे बनी है? दुबई में बनी है। ध्यान रखना, इसका नाम है दुबई फ्यूचर एकेडमी। ठीक है, तो ये ऑल्दो पूछा नहीं जा सकता बट स्टिल यू शुड नो। ठीक है, चलो अब देखो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, तो ये बहुत क्लियर कट एक वीडियो आपके सामने प्ले हो रहा है। ठीक है, गौर से देखिए यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जैसे मटेरियल गिरा रहे हैं, राइट। तो ये चीज होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, लेयर बाय लेयर इसमें चीजें बनती हैं। आप नीचे भी देख सकते हो कैसे इसमें यहाँ पे
कि कैसे इसमें छोटे छोटे प्रोट्रूडेशन है। तो आपको समझ में आ रहा है, एक लेयर घुमा, फिर दूसरा लेयर घुमा, फिर तीसरा लेयर घुमा, इस तरीके से आप मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। और मैन्युफैक्चर करते करते देख सकते हो आप खुद एक पूरा शेल बन जाता है, ठीक है। तो ये स्पेस से रिलेटेड कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर से स्मूथनिंग कर दी जाती है, बाहर से स्मूथनिंग कर दी जाती है, बट एट द एंड जो प्रिंसिपल रहता है, बेसिक प्रिंसिपल, वो ऐसा ही रहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसी को 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं। ये जो प्रिंटर है तीनों दिशाओं में घूम सकता है, ठीक है, एक्स, वाई एंड जी डायरेक्शन में, ठीक है। अगर जी डायरेक्शन में इसकी मोबिलिटी नहीं देते तो उसका बेस जो होता है ना वो अपना नीचे जाने लगता है, ठीक है। तो ये तीनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है बहुत आराम से, और उसके ऊपर छोटी छोटी लेयर्स आप ऐसे ड्रॉप करते जाते हो, उसको ड्राई होने देते हो, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। समझ में तो आई गया, फील तो आई गई, दिख गया आपको सामने कैसे होता है। तो देखो, इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट कंस्ट्रक्ट्स अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिजिटल 3D मॉडल और कैड मॉडल बाई एडिंग मटेरियल्स लेयर बाई लेयर। ध्यान रखना, लेयर बाई लेयर ये मटेरियल जोड़ता है और कैसे 3D डिजिटल मॉडल उठाता है और उसके बेसिस पे बनाता है। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप होता है, आप एक कैड फाइल क्रिएट करते हो। आप सभी ने ऑटो कैड का नाम सुना होगा, स्पेसिफिकली जो कि इंजीनियर्स हैं, है ना। तो ऑटो कैड या फिर और भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जहां पे आप कैड फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, जिसमें .stl फाइल फॉर्मेट अक्सर रहता है, ठीक है। जब आप इसको फॉर्मेशन कर देते हो, उसके बाद इसका क्या करते हो, शीट फॉर्म में लेकर के आते हो उसको। शीट फॉर्म मतलब कि आप इसको ना क्या करते हो, अलग अलग ऐसे लेयर्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। आपको पता रहता है हमारी एक जो लेयर बनेगी उसकी थिकनेस कितनी है। जैसे आप देखिए यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे मुझे पता है कि मेरी एक जो लेयर है उसकी थिकनेस मोटा मोटी इतनी आएगी, राइट, इतनी थिकनेस आने वाली है मेरी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी जो ये थिकनेस है इसके हिसाब से इसको पतले पतले चिप्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा या 3D प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई आप देखिए मुझे इस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, और हर प्लेन में इसका एरिया रिड्यूस होता चला जाएगा। तो आपको जो प्रिंटिंग करनी है तो उस हिसाब से आपको प्रिंटिंग करनी है कि उसका एरिया रिड्यूस होता चला जाए, है ना। तो ये बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आपको कैड का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसमें लेयर बाय लेयर जुड़ती है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिंपल प्रिंटिंग में आप 2D प्रिंटिंग करते हो, एक पतली सी इंक की लेयर जमा देते हो पेपर के ऊपर, एंड दैट्स डन एंड डस्टेड, है ना। बट यहाँ पे क्या करते हो, एक पतली लेयर पे रुकते नहीं हो, दूसरी पतली लेयर, तीसरी पतली लेयर, चौथी पतली लेयर, इतना ज़्यादा लेयर जोड़ते हो कि अपने आप 3D ऑब्जेक्ट दिखने लगता है, ठीक है। द एडिशन ऑफ मटेरियल कैन हैपन इन मल्टीपल वेज, नेमली पावर डिपोजिशन, रेजिन क्यूरिंग एंड फिलामेंट फ्यूजिंग। दोस्तों आज की डेट में यूपीएससी इज नोन फॉर आस्किंग नीश एरिया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 3 जो टेक्नोलॉजीज हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन सी है यहाँ पे, पावर डिपोजिशन, ठीक है, क्या है, पावर डिपोजिशन। इसके बाद रेजिन क्यूरिंग, रेजिन क्यूरिंग मतलब होता है बेसिकली आपको रेजिन का बेस दिया जाता है वहां पे और उसमें रख दिया जाता है, रेजिन के अंदर रख दिया जाता है। खासतौर से जब मैं बायोटेक के जो अब चीज़ें दिखाएंगे ना, बायोटेक की जो चीज़ें, बायोटेक्नोलॉजिकल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, ऑर्गन दिखाऊंगा, एक हार्ट को मतलब उन्होंने पूरा 3D मैन्युफैक्चर किया है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो बायोटेक इंडस्ट्री खासतौर से ये रेजिन क्यूरिंग बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और फिलामेंट फ्यूजिंग होता है आपका कि आपके फिलामेंट्स में बना करके, फिलामेंट्स को मतलब एक स्केलेटन बना करके उसके ऊपर आप मटेरियल भरते हो, ठीक है। तो ये भी आपका बायोटेक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। आप अभी आज की डेट में देखना चाहो तो आज की डेट में कुछ वीडियोस ऐसे भी आप देख सकते हो जहाँ पे मसल को 3D प्रिंट किया गया, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दे करके ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया गया, है ना। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी पायोनियरिंग रिसर्च है, ठीक है। ट्रेनिंग देना मतलब कि आपने पहले तो प्रिंट कर लिया मसल फाइबर को, उसके बाद उसको कुछ दिन ट्रेन करते हो इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन के साथ, कि ताकि मसल्स को ये समझ में आ जाए कि वो फैलेगी कैसे और सिकुड़ेगी कैसे, है ना। तो ये चीज़ ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके बाद फिर आप ह्यूमन में उसको ट्रांसप्लांट कर देते हो। सेम गोज विथ हार्ट, आप 3D प्रिंट करते हो, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन दे करके धड़कना सिखाते हो पहले, आउट ऑफ बॉक्स मतलब लैबोरेटरी कंडीशंस में, ठीक है। और उसके बाद एंड में आप क्या करते हो, उसके ऊपर कि क्या कहते हैं, आप उसको हार्ट में ट्रांसप्लांट करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, 3 टेक्नोलॉजीज हैं, पावर डिपोजिशन, रेजिन क्यूरिंग एंड फिलामेंट फ्यूजिंग, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की ये 3 प्रोसीजर्स हैं। द डिपोजिशन एंड सॉलिडिफिकेशन आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर टू क्रिएट अ 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिपोजिशन एंड सॉलिडिफिकेशन आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर टू क्रिएट अ 3D ऑब्जेक्ट। इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जैसे सपोज करो यहाँ पे ही आप देखिए, है ना, ये जो मेरे पास सामने इमेज है, ठीक है, जैसे मेरे सामने ये जस्ट इमेज है,
आप खुद देख सकते हो यहाँ पे अगर बहुत पतला या बहुत फ्लूइड ऑब्जेक्ट रहेगा, ये जो मटेरियल मैं डाल रहा हूँ इसके ऊपर, या मतलब जो भी डाल रही है मशीन, अगर ये बहुत पतला रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बह जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और ये चीज़ हमें विस्कोसिटी ध्यान रखनी पड़ती है, इसको सूखने का कितना वक्त लगता है, ड्राइंग टाइम कितना है इसका, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें दोनों ही एस्पेक्ट आपको देखने पड़ते हैं, मटेरियल, ठीक है। इसके बाद डिज़ाइन क्यों ऐसा, आप देखना कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होते हैं बहुत सिंपल चीज़ें बनाने के लिए भी, क्योंकि आप जब बना रहे होते हो मटेरियल अपने आप में स्टेबल नहीं होता है, तो आपको उसके साथ साथ फॉर्म वर्क जो है उसका वो भी 3D प्रिंट करना पड़ता है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप डोम को 3D प्रिंट कर रहे हो, डोम में 3D प्रिंटिंग कर रहे हो, तो फिर आपको उसके अंदर उसका स्केलेटन भी साथ साथ प्रिंट करना पड़ता है, सो दैट वो जब क्लोजिंग पॉइंट आए तो फिर वो स्टेबल रहे, ठीक है। तो ये बहुत छोटी मोटी टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी और अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बच्चों ने नहीं बनाया यार, आज की डेट में बच्चों ने भी बनाया, छोटे छोटे मतलब स्कूल चिल्ड्रंस तक 3D प्रिंटर बना रहे हैं, ध्यान रखना है, स्कूल चिल्ड्रंस तक 3D प्रिंटर बना रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। बट स्टिल इसका जो कैड मॉडल बनाना है वो अपने आप में एक बहुत हाई एंड जॉब होगा और एक लुक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑलमोस्ट ऑफ एनी शेप एंड ज्योमेट्री, किसी भी शेप एंड ज्योमेट्री के हो सकते हैं। आप यूट्यूब पे बस ये डालो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या 3D प्रिंटिंग, आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स बाय कॉन्ट्रास्ट आर सब्सट्रैक्टिव इन नेचर। सब्सट्रैक्टिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे आप सभी को पता होगा कि अभी तक हमारा, जैसे सपोज करो मुझे मूर्ति बनानी है, क्या करूंगा मैं, एक बड़ा सा स्टोन का पीस लेके आऊंगा, ठीक है, उसमें छेनी लेके कट करूंगा, तो ये क्या कर रहा हूं, आई एम सब्सट्रैक्टिंग मटेरियल फ्रॉम एग्जिस्टिंग मटेरियल, है ना। तो इसमें क्या है, वेस्टेज भी ज़्यादा होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, वेस्टेज ज़्यादा है ना, और क्या कहते हैं, वक्त भी ज़्यादा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ह्यूमन को एक एक चीज़ सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इवन ऑटोमेट भी करोगे तब भी इसमें वेस्टेज ज़्यादा निकलेगा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा जो कन्वेंशनल जो मैकेनिज्म है मैन्युफैक्चरिंग का, दैट इज सब्सट्रैक्टिव। सब्सट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं जब भी कुछ मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करूंगा तो एक उससे बड़ा पीस लूंगा, उसको काट काट करके उस शेप में लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लूइड सेमी फ्लूइड मटेरियल उठाते हैं और उसको उसी शेप में रखते हैं जिस शेप में हमें चाहिए, तो उतना ही मटेरियल यूज होता है जितना कि हमें एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। इसके बाद सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग पार्ट्स ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड शेप। आई होप ये समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सी लाइन है, सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग को ही डिफाइन किया है, और इसका जस्ट उल्टा हो जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो कि 3D प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये एक सिंपल सा उसका एग्जांपल है, एक आर्ट पीस, मतलब हम लोग या ग्लव्स कह लो, उसको हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, है ना। तो हर एक फिंगर नेल पे हम क्या कर रहे हैं, एक वो मशीन है वो जा करके इंक या जो भी मटेरियल है उसको डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। तो ये देखो बहुत सिंपल प्रोसीजर है लेकिन बहुत शानदार प्रोसीजर है। इसके बाद देखिए ये हार्ट प्रिंट हो रहा है, ठीक है, किसी लैब में एक हार्ट प्रिंट किया जा रहा है जिसको आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी यूज करोगे, ठीक है, इसको आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी यूज करोगे, ठीक है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक, बहुत प्यारा दिखता है, और जब एंड प्रोडक्ट आता है वो भी बहुत खूबसूरत दिखता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सोचो कितनी लाइफ्स इसके साथ बच सकती हैं, है ना। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको डेड का वेट करना पड़ेगा कि कोई ह्यूमन ब्रेन डेड हो और उस केस में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करके किसी और पर्सन को दिया जा सके, है ना। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, बट अगर आप उसको बाहर से 3D प्रिंट करके उसको थोड़ा सा ट्रेन करके ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हो, इससे बेटर कंडीशन क्या हो सकती है ना। बहुत सारी लाइफ्स बचाई जा सकती हैं। तो देखो इसका दोस्तों एप्लीकेशन बहुत वाइड है, इतना वाइड है कि जो चीज़ आप दुनिया बना सकते हो वो सारी चीज़ें इसके थ्रू बना सकते हो, मतलब जो भी चीज़ आप दुनिया बनाते हो वो सारी चीज़ें इसके थ्रू बना सकते हो। इंडिया के कुछ बहुत प्यारे प्यारे केसेस हैं, देखो इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस IIT मद्रास स्टार्टअप ने त्वास्ता ने बनाया है, ठीक है, ध्यान रखना त्वास्ता ने बनाया है, ठीक है। और ये सिंगल स्टोरीड हाउस था, क्या था, सिंगल स्टोरीड हाउस था, चेन्नई में बना था, ध्यान रखना, ठीक है, ये सिंगल स्टोरीड हाउस चेन्नई बना था। फिर जब ये सिंगल स्टोरीड हाउस बन गया तो इसके बाद L&T ने आपका क्या कहते हैं डबल स्टोरी हाउस बनाया, पहला इंडिया का 3D प्रिंटेड, ठीक है। तो सोचो पूरे घर के घर 3D प्रिंट हुए रहे हैं, है ना, बिल्कुल हो रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए इंडियन स्टार्टअप अग्निकुल टेस्ट फायर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ठीक है। तो सोचिए पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन तक बनाया जा चुका है, ये भी चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, ठीक है। तो चेन्नई इज फार फार मोर लीडिंग इन स्टार्टअप कल्चर इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज,
ठीक है। फिर देखिए साइंटिस्ट ऑटोमेटेड न्यू एस्फाल्ट 3D प्रिंटर पेव्स द वे। ध्यान रखना ये 3D एस्फाल्ट प्रिंटर जो है ये क्या करता है, ये बेसिकली रोड बनाता है। तो सोचो रोड भी आज की डेट में 3D प्रिंटेड हो रही हैं, है ना। तो आपका ह्यूमन लेबर का जो कमी था, जो क्या कहते हैं एरर्स थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं। आप प्रॉपर मशीन को स्लोप बता दीजिए, वो खुशी खुशी सारे काम कर देगी आपके लिए, है ना। तो इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। ये जस्ट कुछ फील्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, इट्स नॉट लाइक कि ये केवल और केवल इतने ही फील्ड्स हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये केवल और केवल नहीं है, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, ठीक है, कि यही एप्लीकेशन है। इसके बाहर भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा है ऑटोमोटिव, मैंने बताया कि आप देखिए रॉकेट इंजन तक बना रहे हैं हम लोग, तो फिर कैसे पॉसिबल है। एरोस्पेस एंड डिफेंस, अगेन सेम ही एग्जांपल पकड़ लो यार, क्यों मतलब अलग अलग करना। ऐसी बात नहीं है, 3D कार तक बन चुकी है, 3D प्रिंटेड कार भी बनी है, 3D प्रिंटेड कार भी बनी है, जाके नेट पे सर्च करो, है ना, मिल जाएगी। फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने रोड का बता ही दिया, रेलवे भी ऐसे बना रहे हैं हम लोग, है ना। फिर कंज्यूमर गुड्स, डेफिनेटली आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो खिलौने हैं और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम कंज्यूमर गुड्स को यहाँ पे बना सकते हैं। हेल्थ केयर में इसका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, क्योंकि आप फास्ट पेस पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो पहले जो शेप्स हम इम्पॉसिबल मानते थे, वो भी बहुत आराम से आज की डेट में हम बना सकते हैं। और मैंने ये भी बताया आपको, बायोटेक में जो रिसर्च चलती हैं उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे कई सारे रिसर्चर फ्रेंड्स हैं जो कि आज की डेट में IIT से PhD कर चुके हैं, है ना, या कर रहे हैं या फॉरेन में बैठे हैं। वो लोग बताते हैं अपनी किस्से और कहानियाँ, तो आई एम लिटरली शॉक्ड, मतलब मैं कई बार शॉक्ड हो जाता हूँ, है ना। तो डेफिनेटली उन्होंने ही मुझे बताया था कहीं ना कहीं कि यार हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है, बहुत पहले बताया था। उस समय मैं शॉक्ड था, उस समय मैंने वीडियोस देखे एंड आई रियलाइज नो डाउट टेक्नोलॉजी इज गोइंग फार फार बियॉन्ड, है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ना। तो आज की डेट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो सकती है इफ़ हम 3D प्रिंटिंग को मास्टर कर लें, ठीक है, और टिश्यू कल्चर के साथ उसको मिला करके मास्टर कर लें, तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो सकती हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जानते हैं सिलिका चिप्स बनती हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो आप पूरी चिप्स को भी 3D प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सर्च करके बताइए पहली 3D प्रिंटेड चिप कहाँ बनी थी और किस देश में बनी थी, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। चलिए अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ओवर डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स पे क्या असर पड़ा है, ठीक है। सबसे पहला जो हम UPSC में पर्सपेक्टिव्स जब भी लिखते हैं दोस्तों, तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव किसी भी टेक्नोलॉजी का लिखना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर नॉन इकोनॉमिक हुई तो उसको बहुत मुश्किल आती है एडॉप्शन। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में सोलर पावर है, ठीक है। अब देखिए सोलर पैनल्स का फायदा बहुत है, नो डाउट बहुत फायदेमंद है, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं फायदेमंद है, शॉर्ट टर्म में उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि लोग कोई भी अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट की हम बात करें तो फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग इससे पॉसिबल है, डेफिनेटली ये बिल्कुल बात सही बात है। इट कैन हेल्प इन लो वॉल्यूम प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स विद कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रीज। तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या है, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने में ये मदद कर सकती है जिनका रिलेटिवली लो वॉल्यूम चाहिए होता है, ठीक है, लो वॉल्यूम चाहिए लेकिन वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट हैं और उनकी जियोमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनकी जियोमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हाइपर पैराबोलाइड एक कॉन्सेप्ट होता है जो सिविल इंजीनियर्स जानते होंगे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक एक बार सर्च करके देखिए। बेसिकली एक हाइपरबोला और एक पैराबोला का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो होता है वो रिलेटिवली अपने आप में बहुत स्टेबल होता है, बहुत थिन शीट्स में आप काम कर सकते हो, लेकिन उसको बनाने के लिए जो फॉर्मवर्क चाहिए वो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप फॉर्मवर्क आराम से इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बना लो, है ना, या फिर फॉर्मवर्क के साथ ही उस पूरी बिल्डिंग को 3D प्रिंट कर दो, आपका कॉन्क्रीट बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, है ना। तो जो आपका हाइपर पैराबोलाइड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ये चाहिए बहुत कम, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये ज़्यादातर आपका यूटिलिटी नहीं देता प्लेस में, है ना। आपका मतलब ब्यूटिफिकेशन के काम आता है, एस्थेटिक ब्यूटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो वैसे केसेस में आप देखिए कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री के साथ ऐसे सेट प्रोडक्ट्स हम तैयार कर सकते हैं बाय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए ग्लोबल वैल्यू चेन में भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब हमारे पास 3D प्रिंटिंग की मास्टरी होगी तो हम अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज एंड जॉब, तो डेफिनेटली मैंने बताया कि जॉब्स पे डेफिनेटली जॉबलेस ग्रोथ है हमारे यहाँ, मैं एग्री करता हूँ, और इस टेक्नोलॉजी आने के बाद डेफिनेटली हो सकता है कुछ जो ओल्ड ट्रेडिशनल जॉब्स थी वो चली जाएंगी, बट जो हाई एंड स्किल्ड ओरिएंटेड जॉब्स हैं वो बढ़ेंगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक CAD मॉडल चाहिए होगा,
है ना। और गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, आईपीआर को स्ट्रॉन्ग करने जा रही है डे बाय डे। तो आप दूसरे कैड मॉडल चुरा भी नहीं सकते हो, तो आपको खुद का कैड मॉडल प्रॉपर बनाना पड़ेगा, एक कैड टेक्नीशियन हर लैब को रखना पड़ेगा। इसके बाद एक मटेरियल एक्सपर्ट बिठाना पड़ेगा जो कि ये इंश्योर करेगा कि भाई जो भी मटेरियल को हम यूज़ करने जा रहे हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और बाकी सारी चीज़ें कितनी है, कैसी हैं, है ना। तो 3D प्रिंटिंग में अपने आप में नए तरह के जॉब उपजेंगे, ठीक है, दे विल कम फॉरवर्ड। द नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो पहली चीज़ तो ऑब्वियस ही बात आपको पता ही है ना, मोर एनर्जी एंड रिसोर्स एफिशिएंट टू एलिवेट इट्स कार्बन फुटप्रिंट एंड इंक्रीजेज इट्स एनर्जी सिक्योरिटी। अब इसका अर्थ क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, वॉट एवर दिस टेक्नोलॉजी इज डूइंग इट इज रिड्यूसिंग वेस्ट, ठीक है, प्लस पावर कंजम्पशन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। ध्यान रखना, पावर कंजम्पशन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है। वेस्ट क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नॉट सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। तो एक बड़ा सा पीस ले आकर उसमें छेनी हथौड़ा लेके काट नहीं रहे हो या फिर कोई मशीन लगा के उसको कट नहीं कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। यहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ें लेयर बाई लेयर जोड़ते जा रहे हो और वो मस्त अपना बहुत इफिशियंटली बन जा रहा है ना। इसीलिए जो कार्बन फुटप्रिंट है ये कम होगा, ठीक है, और साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। आई होप ये समझ में आ रहा है, क्योंकि रिसोर्स बहुत इफिशियंटली यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखो फ्यूल इफिशियंसी भी बेटर अचीव होगी और वेट रिडक्शन ऑफ पार्ट्स भी पॉसिबल है, क्योंकि आप अब लाइटर वेट के मटेरियल्स को कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री में सेट करके उनका जो इननेट स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती है वो एनहांस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो इनोवेशन डिफ्यूजन की बात करें, ये जो टेक्नोलॉजी है, अलग अलग जो डिज़ाइन मॉडल्स होते हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन पे जो आपका इनोवेशन है उस पर प्रमोट करेगी। कैसे, इनेबल्स ग्रेटर डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ वर्चुअल डिज़ाइन मॉडल्स एंड न्यू मटेरियल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू अटेन वर्चुअल डिज़ाइंस, ठीक है, वट एवर वी वेर virtually creating they can be really मतलब given the real shape and tested for their strength and properties, ठीक है। तो ध्यान रखना, इट अलाउज फॉर लिमिटेड डिजाइन कॉन्स्टेंट्स। डिजाइन कॉन्स्टेंट्स इसमें बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत कम हो जाते हैं। द पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर थ्रू पर्सनलाइजेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कॉम्प्लेक्स पेशेंट स्पेसिफिक रिलीज प्रोफाइल्स। तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स के लिए आपको अलग अलग रिलीज प्रोफाइल चाहिए होती हैं, है ना। तो अगर आप चाहो तो इसके थ्रू आराम से आप जो जेल होता है, ठीक है, उसकी थिकनेस को डिफाइन कर सकते हो, उसके हिसाब से आपका जो ड्रग रिलीज मैकेनिज्म होगा वो स्लो या फास्ट होता जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स एंड रिडक्शन इन हेल्थ केयर कॉस्ट ड्यू टू मिनिमल री इंटरवेंशन इनेबल्ड बाय एक्यूरेट डायग्नोसिस। दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि आज की डेट में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल है। पहला चीज़ तो डोनर ही नहीं मिलता है, और डोनर के कारण नहीं मिलने के कारण एक्चुअली मतलब एक चीज़ ये भी थी कि लोग तस्करी करने लग गए थे, मानव तस्करी, मानव अंगों की तस्करी, ह्यूमंस एंड ह्यूमन ऑर्गन्स वर ट्रैफिक्ड, है ना। इट वॉज इनह्यूमन थिंग, है ना, कि आप अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरी की जान ले रहे हो, है ना। तो डेफिनेटली मतलब ये चीज़ अब कम हो सकती है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, हम जिसके थ्रू डॉक्टर्स को थोड़ा सा ट्रेन करके उनको प्रॉपर एक ऑर्गन दिलवा सकते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ, ठीक है। अब देखो इसके चैलेंजेस क्या क्या आएंगे भाई एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के इंडिया में। तो दोस्तों देखो सबसे सिंपल चैलेंज है पहला तो स्किल्ड मैन पावर। हमारे यहाँ लोग ही नहीं है यार इतने पढ़े लिखे, है ना। जब कॉलेज से लड़के निकलते हैं तो फिर उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है ना। तो हिंदी में बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी भी नहीं बोलनी आती है यार, अंग्रेजी तो छोड़ दो, ठीक है। हिंदी भी शुद्ध हिंदी बोल दें तो हवा टाइट हो जाती है, ठीक है। तो देखो सबसे सिंपल सी चीज़ है लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। इस पर डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, बेझिझक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली एजुकेशन से रिलेटेड जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो वो देखिए, आप जरूर देखिए। स्किल्ड मैन पावर आप कहीं भी घुसा दीजिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास, ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ठीक है, लैक ऑफ एआई इकोसिस्टम। तो ये चीज़ें भी डाल सकते हो, क्योंकि देखो आज की डेट में ये सारी नई टेक्नोलॉजीज हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का अभी भी रेगुलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन ही नहीं है। गवर्नमेंट खुद ही एक्सप्लोर कर रही है कि भाई इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या इसमें इनोवेशन हो सकते हैं, क्या क्या इसके में मतलब पोटेंशियल है ना। तो लोगों को बढ़ाना है, ठीक है। तो आज भी एएम का इकोसिस्टम हमारे यहाँ प्रॉपर्ली नहीं है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल ड्यू टू इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि हमारे यहाँ आज भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है किसके लिए, 3D प्रिंटर के लिए, ठीक है। मेरा जो फ्रेंड है मतलब एक IIT में ही अपने PhD कर रहा था, तो इट वाज मतलब हिज PhD प्रोजेक्ट वाज बीइंग डिलेड जस्ट बिकॉज ही डिडंट हैड 3D प्रिंटर, और इंडिया में कोई सप्लाई करने को तैयार ही नहीं था। एट द एंड व्हाट दे डिड,
दे क्रिएटेड इट आउट ऑफ इंजेक्शन, जो निडल्स आती है ना उसकी मदद से उन्होंने क्रिएट किया इसको। हाइड्रोलिक पिस्टन्स लगा दिए, पिस्टन्स को हाइड्रोलिक बना दिया, मतलब कहने का मतलब है ना। और उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया, और साथ साथ आगे नोजल तो अपना होता ही है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने सोचिए काम किया, है ना। अब इसी चीज़ को आप चाहो तो स्टार्टअप में मैनिपुलेट कर लो, बढ़ा लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं हमारे यहाँ के लोग, बस उसको प्रॉपर कॉमर्शियलाइज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। मोनोपोली ऑफ एएम मार्केट बाय फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। मैंने ये पहले ही बताया कि ऑब्वियस ही बात है, जब आपका इंपोर्ट में इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है मोनोपोली किसकी होगी, फॉरेनर्स की होगी, है ना। क्योंकि आप फॉरेनर से खरीद रहे हो हर चीज़, फॉरेन पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी है तो उनकी मोनोपोली हो गई, वो जो चाहें वो करवाएंगे आपसे। लीगल एंड एथिकल इशूज़ लाइक आईपीआर एंड जीन एडिटिंग। दोस्तों ध्यान रखना, जीन एडिटिंग इज़ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग स्पेसिफिकली आज के एरा में, ठीक है। जीन एडिटिंग इज़ टू मच डिफिकल्ट थिंग, है ना, मतलब टू रेगुलेट। आपको पता होना चाहिए कि जीन एडिटिंग में मतलब सुपर ह्यूमन बेबीज़ बनाने की बात चल रही थी, है ना। एक बना भी है, आप देखिए इंटरनेट पे। अभी ये आज का टॉपिक नहीं है इसलिए मैं यहाँ घुस नहीं रहा हूँ, है ना, बट आई विल डेफिनेटली टेक सम लेक्चर ऑन दिस ऑल्सो, जब मैं रेगुलर क्लासेस लूँगा तो डेफिनेटली, ठीक है। तो लीगल एंड एथिकल इशूज़ इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, कि आप क्या चीज़ बना लोगे, क्या चीज़ नहीं बनाओगे, किस तरीके से उसको रिलेट करोगे। फॉर एग्जांपल 2 तरह के पेटेंट भी होते हैं, एक होता है एंड प्रोडक्ट पे, एक प्रोसेस पेटेंट होता है। एंड प्रोडक्ट मतलब कि जैसे मतलब सपोज करो मैंने पैरासीटामोल बनाना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पैरासीटामोल का पेटेंट दे दिया, ठीक है। अब कोई भी चाहे भी तो पैरासीटामोल किसी भी मेथड से बनाए, वो आपका आईपीआर वॉयलेट कर रहा है। और प्रोसेस पेटेंट क्या होता है कि सपोज करो मुझे क्या कहते हैं पैरासीटामोल बनाना है, लेकिन कुछ एक प्रोसेस ए है, ठीक है, और दूसरी प्रोसेस है बी, ठीक है। तो सपोज करो ए का पेटेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, मैंने एक तीसरी पेटेंट प्रोसेस और खोज ली सी, तो मैं चाहूँगा तो इसका पेटेंट आराम से ले सकता हूँ। तो ये होता है प्रोसेस पेटेंट। तो किस तरह का पेटेंट देना है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, कैड मॉडल्स हैं, हर कोई यूज़ करेगा, ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाओगे, यूजेज को कैसे ब्लॉक करोगे आप फर्दर, ठीक है। चलिए, अब वे अहेड की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स, ठीक है। तो ये ऑब्वियस ही बात है, हर जगह लिख सकते हो ये भी आप, ठीक है। प्रेफरेंशियल मार्केट असेस पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड एंड इंसेंटिव्स टू बी प्रोवाइडेड टू सपोर्ट लोकल एडिटिव मैन्युफैक्चरर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है इसके एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। पहला क्या है, प्रेफरेंशियल मार्केट एसेस पॉलिसी। इसका मतलब कि आप जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दो मार्केट एसेस में, ठीक है। और इसके अलावा जो लोकल एडिटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको भी सपोर्ट करो, ठीक है। चलो, इंटरनेशनल R&D पार्टनरशिप की बात करें तो इसमें क्या है, अट्रैक्ट फॉरेन लीडर्स टू सेट अप देयर बेस इन इंडिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी आती है फॉरेन की, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली प्रमोट इंडियन एंसिलियरी कंपनीज फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोपोजिशन। तो डेफिनेटली देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो छोटे से स्टार्ट होती है। जैसे ओला एक टाइम पे आपका अभी तक मतलब क्या था, एक कैब एग्रीगेटर था। कैब एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है, बेसिकली दे वेयर लिस्टिंग ऑल द कैब ड्राइवर्स, ठीक है, दे वेयर लिस्टिंग ऑल द कैब ड्राइवर्स एंड गिविंग यू सर्विस ऑफ दोज पीपल, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ पे अभी ये कैब खाली है, आप लेके जाओ, मतलब कैब को आपको असाइन कर देगा, आपको लेके जाएगा कैब वाला, ठीक है। तो बेसिकली कैब एग्रीगेटर थे, एक सर्विस सेक्टर कंपनी थी, ठीक है। और अब वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बनाने की कोशिश कर रही है। अब क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने की कोशिश कर रही है ना। तो डेफिनेटली सोचो ये मतलब अपग्रेडेशन आया ना कहीं, है ना। तो इस कारण से क्या होता है, जब भी आप किसी भी छोटी छोटी कंपनीज को बढ़ावा देते हो, वो जब स्ट्रेंथन होती हैं तो अपना बिजनेस एक्सपैंड करती हैं, ठीक है। तो अगर वो शुरुआत में स्टार्ट करेंगे कैसे, छोटे छोटे नट बोल्ट सप्लाई करने से, इंजेक्शन या फिर जो भी मतलब उसके नोजल्स हैं वो सप्लाई करने से स्टार्ट करेंगी, तो फ्यूचर में जाकर के वो क्या करेंगी, बड़ी कंपनीज बन जाएंगी। आप सोचिए, हमारे यहाँ नितिन गडकरी जी हैं, उनका एक स्टेटमेंट था, आई एम नॉट वेरी श्योर नितिन गडकरी थे या कोई और लीडर थे, बट डेफिनेटली बहुत अच्छे बीजेपी कद्दावर नेता ही थे, ठीक है, जो आज की डेट में इनकम्बेंट कोई मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सोचिए टूथपेस्ट का जो कैप होता है ना, वो तक हम चाइना से मंगवा रहे हैं। एयरटेल की जो सिम्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो आज की डेट में सिम भी यूज़ करते थे, वो भी चाइना से आ रही थी। भाई इतनी छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं बना सकते क्या, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि हमें फॉरेन से टेक्नोलॉजी मंगानी है और हमें अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। हमें अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखते हुए आगे बढ़ना है। इसका जो तीसरा पार्ट है दैट इज स्किलिंग एंड अपस्किलिंग। ऑब्वियस ही बात है, ये बहुत जेनरिक पॉइंट है दोस्तों। वर्कफोर्स जितनी बेटर होगी, इंडस्ट्रीज उतना खुशी खुशी आएंगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें अपना HR बढ़ाना है, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाना है वाया एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू अपना
ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाइए। ठीक है, तो दोस्तों अब आ गया है वक्त अपना सवाल देखने का, जो शुरू में मैंने बोला था। ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल लेवल कैन बी अप्लाइड टू, तो इट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मैंने पहले ही बताया आपको, बिल्कुल हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दुबई में सबसे पहले हुआ है, इंडिया में भी सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी बन चुका है पूरा। ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। ठीक है, डिफेंस सेक्टर एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, हर जगह पे इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा ऑल द अबव होगा। दोस्तों ध्यान रखना है, इन जनरल बोल रहा हूँ। ठीक है, इन जनरल अभी भी मैं बोल रहा हूँ 80%, 70 to 80% केसेस में जब भी एप्लीकेशन पूछेगा, ठीक है, एप्लीकेशन 20% अभी भी चांस है कि गलत हो सकता है, ध्यान रखना। जब भी एप्लीकेशन पूछेगा तो ऑप्शन विल बी ऑल द अबव। जो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यूपीएससी का पैटर्न आप एनालाइज करोगे तो उसमें इन जनरल बोल रहा हूँ ऑल द अबव होगा। मे बी फ्यूचर में ये नोशन ब्रेक हो जाए, लेकिन एप्लीकेशन वाले सवालों में ध्यान रखना केवल। ठीक है, हर एक सवाल में नहीं, एप्लीकेशन वाले सवाल में। ठीक है, ये ध्यान रखना 70 to 80%। और मैंने 2-3 टिप्स बताए हैं, जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं वो आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अपना एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का स्टैंस क्या है। मालूम चला दे दिया कि इंडिया इज नंबर 1 एडिटिव मैन्युफैक्चरर इन एशिया। ठीक है, ये सेकंड दे दिया, नहीं है यार, सेकंड भी नहीं है इवन हम। ठीक है, हम बहुत पीछे हैं इस टेक्नोलॉजी के मामले में, हमसे बहुत आगे आगे नेशन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगर दोस्तों समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ डू लाइक अस एज वेल एज शेयर एंड सब्सक्राइब अस। और साथ साथ कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू यूपीएससी, स्टेट पीएससी, किसी भी से भी रिलेटेड, प्लीज़ डू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। ठीक है, वी विल ट्राई टू एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। आई होप यू लाइक द सेशन। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।